हेलो बच्चों, कैसे हैं? है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने टीथ का स्ट्रक्चर देखा। इसके बाद हम लोगों ने उसका पूरा डिटेल्स और कुछ टर्मिनोलॉजी, डेंटल फार्मूला, है ना, और कितने मिल्क टीथ हैं, कितने परमानेंट टीथ हैं, है ना, ये सब कुछ देखा। अब बकल कैविटी में एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं टंग। तो आइए हम लोग थोड़ा सा टंग के बारे में देखते हैं। टंग माने जीभ, है ना। जीभ के बारे में जानते हैं कि जीभ क्या होती है। जीभ, आइए देखते हैं टंग के बारे में क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो कि ये जो अपनी जीभ है, ये एक मसल का स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जितनी जीभ हमको दिखाई देती है इतनी है नहीं, ये अभी और अंदर है ना। मतलब जितनी दिखती है वो तो है ही, प्लस पीछे भी है ना। जब जितनी जितनी हम जीभ निकाल के देखते हैं उसके अंदर भी हमको जीभ दिखाई देती है। तो ये किसकी बनी हुई है? इट इज मेड बाई, काहे की बनी है? मेड बाई मसल। ये मसल की बनी हुई है, पेशियों का एक स्ट्रक्चर है। अब अपनी बॉडी में जो मसल है वो तीन प्रकार की होती है, आपने सुना होगा। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल, है ना। स्केलेटल मसल वो मसल होती हैं जो वॉलेंट्री होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। स्मूथ वो होती हैं जो इनवॉलेंट्री हैं। और कार्डियक तो स्पेशल टाइप मसल है जो कि केवल और केवल कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट में पाई जाती हैं। तो सर ये अगर मेड बाय मसल है तो कौन सी मसल की बनी हुई है? तो अब सोचिए, देखिए कि ये किसकी बनी होगी। क्या हम अपनी जीभ को अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं? यस, बाहर निकाल सकते हैं, इधर कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये किसकी बनी हुई है? स्केलेटल मसल की बनी हुई है या वॉलेंटरी मसल की है। तो इट इज मेड बाई स्केलेटल मसल। किसकी बनी हुई है? ये स्केलेटल मसल की बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये कैसी है? वॉलेंटरी है ना। स्केलेटल मसल कैसी होती है? वॉलेंटरी होती है। वॉलेंटरी मसल होती हैं बोले तो जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर घुमा सकते हैं, तो वो कहलाती है वॉलेंटरी मसल। तो जीभ कैसा है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कौन सी मसल का बना हुआ है? अगर आपको ये बताना है तो आप बताएंगे कि ये किसका बना हुआ है? स्केलेटल मसल का बना हुआ है। जीभ के फंक्शन की बात करें तो अभी देखेंगे, है ना। जीभ का एक बड़ा योगदान है। देखिए, जीभ वैसे तो हम कहें तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग तो लेती है, पर इसका और खूब सारा रोल है, कई सारे रोल हैं। जैसे जीभ का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो जैसे खाने को निगलना है ना, तो इंजेक्शन में हेल्प करती है। चलो, जैसे कोई बोलस बन गया, खा रहे हैं, अब उसको अंदर धकेलना है तो जीभ धक्का मार करके अंदर कर सकती है ना। सलाइवा को मिलाने का काम कर सकती है। बाकी इतना बड़ा इसका रोल। और वर्ड्स तो निकालती है ना, वर्ड्स बनाती है। सर साउंड बॉक्स है, वो तो लैरिंग्स होता है, वहां से साउंड निकलता है। जीभ का क्या? जैसे बोलते हैं जीभ ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे तो हो रही है ना। वैसे तो हम कहें तो अब हमारा वोकास सेंटर तो फिर ब्रेन पे है ना। तो ऐसी कोई बात है नहीं, है ना। ये टर्म बनाने के लिए, शब्दों को बनाने में इनकी हेल्प करती है, ये भी इसका काम है ना। चलिए जीभ को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं जीभ का कि कैसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जीभ हमें दिखाई कितनी देती है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमें सामने की जो जीभ हमको दिखाई दे रही है वो मान लीजिए ये है। ठीक है, ये मान लीजिए ये जीभ। तो सर इसका मतलब कि इस पीछे भी जीभ होगी इसके, है ना। इसके पीछे भी जीभ बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी अभी कहा आपसे कि जितनी जीभ दिखाई देती है वो तो है ही, प्लस इसके पीछे भी जीभ का पार्ट है। तो इसका निश्चित तौर पर इसके पीछे भी क्या होगी? जीभ होगी, है ना। यहाँ इधर, है ना, इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो सामने हमें ये पार्ट दिखाई दे रहा है इसमें टेस्ट बड होते हैं। टेस्ट बड का मतलब क्या होता है कि ये हमें स्वाद प्राप्त करने वाली कलिकाएं होती हैं, है ना। तो इसमें टेस्ट के लिए होते हैं बड। टेस्ट जीभ का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ये इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है कि ये हमें स्वाद का ज्ञान कराती है ना। और इनका कनेक्शन नर्वस सिस्टम के द्वारा भी ब्रेन पे होता है, और वो वहां पर टेस्ट जो भी होता है वो मेमोरी के रूप में भी स्टोर हो जाता है जा करके। नर्वस सिस्टम में देखेंगे वैसे कैसे होता है ना। तो जीभ को दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया है ना। यहाँ पर एक ये छिद्र होता है जीभ में, ऐसा माने इसको इसको हम लोग कहते हैं फोरामेन ऑफ सीकम।
क्या कहते हैं इसको, फोरामेन ऑफ सीकम ये। और ये जो है ये दोनों तरफ से जिसने जीव को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, इनका नाम होता है सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस। तो इनका नाम होता है सल्कस टर्मिनालिस। ये सामने की जीभ का पार्ट हो गया, ये पीछे जीभ हो गई। सामने वाली का नाम सल्कस टर्मिनालिस। इस जीभ के वहां फोरामेन पर जीभ है, जो जीभ पर जो फोरामेन है उसका नाम है फोरामेन ऑफ सीकम। ठीक है, चलिए आगे बात करें। जब हम जीभ को बाहर की तरफ निकालते हैं, आप देखे होंगे अंदर की तरफ आपको छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे गोल 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 कम संख्या में बड़े बड़े दिखाई देते हैं इस प्रकार के टेस्ट बड का। ये पैपली है, इन पे टेस्ट बड लगे हुए होते हैं इस प्रकार के। ये बहुत बड़े होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, इनकी संख्या 10 से 12 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 10 से 12 इनकी संख्या। इनका नाम होता है सर्कमवैलेट। क्या नाम होता है इनका? इनका नाम है सर्कमवैलेट पैपली, सर्कमवैलेट पैपली। इसमें टेस्ट बड है ना, टेस्ट बड है। ठीक है, तो ये पीछे की तरफ लगे हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारी जीभ के किनारे किनारे पर, यहाँ पर चारों तरफ पूरे किनारे पर है ना टेस्ट बड हैं, यहाँ पर भी ऐसे चारों पूरे किनारे पर ऐसे कॉर्नर पर लगे हुए हैं। ठीक है, जिनका हम लोग नाम देते हैं ये सारे, जिसके कारण हम अगर जीभ को देखें तो जीभ हमारी लाल कलर की भी दिखाई देती है। किस कलर की दिखाई देती है? लाल कलर की। इनका हम लोग नाम रखते हैं फंगी फॉर्म। इनका नाम होता है फंगी फॉर्म। और पूरी जीभ में इस प्रकार से छोटे छोटे और पैपलीज लगे हुई हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं फिलीफॉर्म। इनका नाम क्या होता है? ये है हमारी फिलीफॉर्म। तो ये भी सब टेस्ट बड करवाती हैं। अच्छा, एक और होता है अपने अंदर, अपनी जीभ के अंदर, पर वो हमारे में अब रिड्यूस हो चुका है, नॉट वर्किंग है, वो किसी तरह से कोई कार्य नहीं करता है, जिसे हम लोग कहते हैं फोलिएट। यहाँ पर तो यहाँ पर भी है, और ये अब नॉट, अब एडल्ट में या ह्यूमन में कैसी है? इनका नाम तो फोलिएट है, पर ये कैसी है? नॉट वर्किंग है ना, नॉट इन, या बोले कि रिड्यूस हो चुकी है, रिड्यूस इन मैन, है ना। तो ये काम नहीं करती हैं, ये रिड्यूस हो चुकी हैं। इन्हीं पर टेस्ट बड लगे हुए हैं। जब हम इनको कोई भी चीज खाते हैं, है ना, तो नीचे इनके नर्वस सिस्टम है, जीभ पे जीभ का कनेक्शन सीधे नर्वस सिस्टम से है, और वो नर्वस सिस्टम के द्वारा उसको कहाँ भेज देते हैं? ब्रेन में भेज देते हैं, सॉरी नर्व के द्वारा, है ना, उसको कहाँ भेजते हैं? वो अपने ब्रेन पर ये मैसेज चला जाता है। तो इस प्रकार से जीभ का स्ट्रक्चर है ना। जीभ पर ही ये सारे टेस्ट बड लगे हुए हैं। तो जीभ का प्रमुख कार्य है टेस्ट का ज्ञान कराना, है ना। टेस्ट है सारे सब चीजों के लिए अलग अलग टेस्ट बड है, साल्ट के लिए अलग है, स्वीट के लिए अलग है, सबके लिए बना हुआ है ये, है ना। चिली कोई जैसे मिर्ची जो है वो कोई जो है टेस्ट नहीं होता है ना, क्योंकि उसके लिए कोई भी यहाँ पर टेस्ट बड नहीं लगे हुए हैं। वो नॉर्मली जो अपना मिर्ची भी होती है उसका जो कोई टेस्ट नहीं होता है, वो नर्व को उत्तेजित करती है बस, है ना, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है ना। उसको तो हम जीभ की जगह यहाँ भी स्किन पे लगा दें तो भी हमें पता चल जाता है मिर्ची लगी, लेकिन अगर कोई यहाँ पर बोले तो शक्कर या कोई नमक लगा दे तो थोड़ी ना यहाँ से पता चलेगा, उसमें तो कोई असर ही नहीं पड़ता। क्या यहाँ मीठा लगता है? नहीं, लेकिन यहाँ मिर्ची लग सकती है ना। तो मिर्ची एक फॉल्स टेस्ट है ना, जिसका कोई यहाँ पर क्या नहीं है? टेस्ट बड नहीं है ना। इस डायग्राम को बना लीजिए, ये अपना टंग का डायग्राम है ना। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, टंग जो है ना, ये अपनी जीभ जो है, इसमें मैक्सिमम रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन की क्षमता, दोबारा आने की कैपेसिटी, नई सेल बनने की कैपेसिटी इसमें सबसे ज्यादा होती है ना। जैसे अगर बात करें अपने और बॉडी के ऑर्गन्स की, तो लीवर जो है, लीवर में भी मैक्सिमम रीजनरेशन होता है। सेम इसी प्रकार है ना। आप लोग देखे होंगे कि आजकल हमारे एरिया में कहीं पर भी नवरात्रि के सीजन आ जाते हैं, देवी देवताओं के में, यहाँ पर लोग बाग क्या करते हैं? जीभ काट के और देवी जी को अर्पित कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं चलो 2 दिन बाद जीभ फिर से आ गई, टंग आ गई है ना। तो भैया वो क्यों आ गई है? क्योंकि इसमें रीजनरेशन भी मैक्सिमम है ना। तो रीजनरेशन मैक्स होता है ना। तो रीजनरेशन के कारण जीभ फिर से हमारी पुनः आ जाती है ना। तो इसमें क्या होता है? ये धीरे धीरे बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होती है। तो ये रीजनरेशन भी क्या होता है? इसमें मैक्सिमम होता है। इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लिखते हैं कि हमारी जीभ करती क्या क्या है, इसे बना लीजिए, क्या क्या काम है जीभ के, है ना। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं।
बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो सबसे पहले जीव का कार्य क्या है, कुछ देखते हैं, शायद समझ में आ जाए कि जीव का पहला कार्य क्या है। अगर मैं कहूं कि हेल्प इन स्पीच, है ना, जीव जो है ये बोलने में हेल्प करती है, हेल्प इन स्पीच, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम कह दें कि कोई शब्द ऐसे बोलो भैया कि जीभ को ऊपर नीचे ना करो, तो आप नहीं बोल पाएंगे। कई ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको आप नहीं बोल पाएंगे। तो ही जीभ का एक काम हमको पता चल गया कि ये क्या करती है, बोलने में हेल्प करती है ना। मिक्सिंग करती है सलाइवा का, है ना, तो हम कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन फूड। जो आपने खाना खाया उसमें लार को मिलाती है, बोलस बना देती है उसको घोल करके, तो इसका भी एक काम हो गया, है ना। जब आपने उसमें लार अच्छी तरह से मिला लिया, अब उसको अंदर करना है, तो कोई फोर्स तो है नहीं ऐसा कि हम इधर से धक्का मारे तो वो अंदर चला जाए। तो जीभ क्या करती है, खाने को निगलने में भी सहायक करती है, ताकि वो यहाँ से आसानी से नीचे जा सके। अगर यहाँ तक आ गया तो फिर तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना फूड पाइप है इसोफेगस, उसमें पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस होती है, क्रमाकुंचन की प्रक्रिया, जिसके कारण वहां की जो पेशियां होती है संकुचित होते हुए उसको कहाँ ले जाती हैं, स्टमक तक पहुंचा देती हैं। लेकिन एक बार स्टार्ट तो कराना पड़ेगा ना, अंदर की तरफ धकेलना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि इसका और काहे में हेल्प होती है, ये हेल्प इन निगलना। हेल्प इन निगलना मतलब स्वेलो में हेल्प करती है ये, है ना। तो निगलने में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। और सर क्या करती है जीभ, जीभ क्या करती है, हमारे दांतों की सफाई भी करती है। सर ये क्या बात कर रहे हैं, दांत कैसे जीभ साफ करती है। जरा सोचिए कि अगर आपके दो दांतों के बीच में कोई चीज अगर फंस जाए, आपकी जीभ तब तक वहां तक जाती है जब तक वो निकल नहीं जाती है। मतलब हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पर जीभ हमारी वहीं जा रही है। और जब तक वो वहां जाती रहेगी, जब तक आप ब्रश करके या किसी चीज से या खुद वो नहीं निकाल देगी, तब तक आपको आपकी जीभ वहीं पर जाएगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या करती है बताइए, दांतों की सफाई भी करती है। मतलब इसका काम और क्या है बोलिए, क्लीनिंग ऑफ टीथ भी है ना, दांतों की सफाई करना भी है। प्लस इसके पास और क्या है, इसके पास मैं वो बताया आपको कि इसके पास टेस्ट के बड है ना, टेस्ट बड है इसके पास, मतलब कि ये टेस्ट का भी ज्ञान कराती है। ठीक है, तो ये हमारे टेस्ट इसके फंक्शन है ना। हेल्प नहीं, कई सारी चीजें करती है, क्लीनिंग भी करती है ना। हेल्प स्पीच में, बोलने में हेल्प करती है, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा एंड फूड, है ना, लार को उसमें अच्छी तरह से मिलाती है, जो आप खाना खा रहे हैं उसको अंदर की तरफ धकेलती है, तो वो इसोफेगस में पहुंच जाता है, फिर वहां पर पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस से नीचे, है ना। तो ये हमारे टंग का स्ट्रक्चर था। तो टंग का एक मेन फंक्शन अगर कोई पूछे तो पहले तो आप ये बताएंगे कि भैया टेस्ट होता है। फिर अगर वो ये पूछता है और क्या क्या कर सकती है, तो फिर आप तो इसमें बहुत सारी चीजें बता सकते हैं भैया। जो हम खाना खाते हैं उसमें लार को अच्छी तरह से मिलाना, है ना, बोलने में हेल्प करना, भोजन को अंदर की तरफ धकेलना, दांत की सफाई करना, है ना। तो ये आप कई सारी चीजें जो है इसमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, अब स्ट्रक्चर की बात करें कि जैसे सर अब यहाँ पे खाना खा लिए, तो अब अंदर की तरफ जब जाना जाएगा खाना, तो एक हमारे पास मुंह पे एक चैम्बर आएगा, जो कि फूड के लिए और एयर के लिए, दोनों के लिए कॉमन होगा। मतलब कॉमन का मतलब क्या होता है, उवेनिस्ट। उवेनिस्ट का क्या मतलब होता है, जहां से दोनों जाते हों, एयर भी वहीं से जाएगी और फूड भी वहीं से जाएगा। ऐसे चेम्बर को जहां से फूड भी वहीं से जाए, एयर भी वहीं से जाए, उस चेम्बर को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। तो हम अब वही चेम्बर देखने वाले हैं, द कॉमन चेम्बर फॉर एयर एंड फूड, और कॉल्ड फेरिंग्स। तो हम लोग फेरिंग्स देखने वाले हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग अगला स्ट्रक्चर लिखते हैं ना फेरिंग्स के बारे में। ये फेरिंग्स देखते हैं क्या होता है। फेरिंग्स, तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि ये है क्या, तो आप क्या बताएंगे, कॉमन चेम्बर। क्या है ये बोलो, कॉमन चेम्बर है, कॉमन चेम्बर ऑफ
एयर एंड फूड, ये जहां से एयर भी पास हो और वहीं से फूड भी अंदर जाए, उसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। अब फेरिंग्स जो है इसको हम लोगों ने कैटेगरी पोजीशन के आधार पर 3 फेरिंग्स के नाम रखे हुए हैं। जैसे नाक के पास है तो हमने इसे कह दिया कि ये है नेजो फेरिंग्स। नेजो का मतलब होता है नोज के आसपास, नोज से यहाँ से जाता है अंदर, तो एक दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे ना, खाना यहाँ से खाओ, सांस यहाँ से लो, आगे तो जाके मिलेंगे दोनों जगह। तो नाक के पास का एरिया जो है नोज के पास का, उसको हमने न कह दिया नेजोफेरिंग्स। इसके बाद आता है ओरोफेरिंग्स। ओरल से सबको पता होगा आपको, माउथ, माउथ का जो रीजन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ओरोफेरिंग्स। और एक है लैरिंगोफेरिंग्स, ये लैरिंग्स के पास का एरिया है, इसीलिए हमने आपको इसका नाम रख दिया है लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, चलिए अब इनको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं कि कहाँ पास कौन सा एरिया है, कैसे होता है। ये आप 3 टाइप लिख लीजिए इसके, फिर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं कि क्या कैसा है ना, कौन सा चैम्बर कहाँ पर है, कैसे इसका नाम क्यों रखा गया है, कहाँ पर क्या है, कहाँ लैरिंगोफेरिंग्स है, कहाँ ओरोफेरिंग्स है और कहाँ पर क्या है। ठीक है, चलिए चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप कोशिश करिएगा कि आपको डायग्राम समझ में आ जाए बस कि ये क्या चीज हो रही है ना। अगर हम बात करें एक्सटर्नल नेजल चैम्बर है मान लीजिए, है ना, तो ये हमारा हो जाएगी यहाँ से, ये इस तरह से बक्कल कैविटी हो जाएगी मान लीजिए। ठीक है, तो हम कहेंगे ऊपर तो अपना स्कल वगैरह हो जाएगा, है ना, यहाँ से माउथ, नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 पाइप मिलेंगे। कितनी पाइप मिलेंगी, 2 पाइप। अब आप समझ गए होंगे कि 2 पाइप जो है वो किस हिसाब से बनी हुई है। 2 पाइप, है ना, एक किसके लिए होगी, एक होगी एयर के लिए और दूसरी किसके लिए होगी, फूड के लिए। ठीक है, जैसे हम बात करें अगर इसकी, तो हम कह दिए कि ये फूड पाइप है, मान लीजिए क्या है ये, फूड पाइप है। फूड पाइप को और क्या कहते हैं, इसोफेगस भी कहते हैं, तो मान लीजिए इसोफेगस। और ये है हमारी कौन सी, ये बिंड पाइप है, ट्रैकिया भी कहते हैं इसको। ये नर्व अब लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, विंड पाइप हो गई मान लीजिए, है ना। जो हमारी ट्रैकिया या जो विंड पाइप होती है, इसके ऊपर एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर मतलब बोन का नहीं बना है, कार्टिलेज का बना है ना। 2 स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसमें से बोन और कार्टिलेज आता है। तो इस ये स्ट्रक्चर जो होता है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है ना। और आप इसको जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, ये साउंड बॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, साउंड बॉक्स। ये है अपना साउंड बॉक्स। और साउंड बॉक्स का नाम क्या है अगर कोई पूछे तो हम तो जानते हैं लैरिंग्स है, क्या नाम है इसका, लैरिंग्स। ये हमारा है साउंड बॉक्स, मतलब सर ये साउंड प्रोड्यूस करता है। यस, इसके पास वोकल कार्ड होते हैं जिसके कारण ये साउंड प्रोड्यूस करता है ना। अच्छा, साउंड बॉक्स या लैरिंग्स, लैरिंग्स का ही एक कार्टिलेज का पार्ट ऐसे ऊपर की तरफ निकला होता है। अभी इसका नाम बात करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर है ये अपना लैरिंग्स, ये आपको याद रखना है। इधर ये अपना फूड पाइप है। अच्छा, हम फूड पाइप को अगर आगे बढ़ाएंगे तो फिर हमारा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, स्टमक। और यहाँ से फिर हम अपनी चालू हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, तो यहाँ पर स्टमच बनेगा ना, आमाशय। अब देखिए यहाँ का ये जो एरिया है इसे हम लोग कहेंगे कि ये ओरल से आया है, ओरोफेरिंग्स है। मैंने आपको पहले ही कहा था, है ना, क्या कहा था कि माउथ के पास का एरिया ओरोफेरिंग्स, और जो इधर से जा रहा है, इधर ये जो एरिया है नाक वाला, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, नेजोफेरिंग्स है। और लैरिंग्स के पास का एरिया, ये लैरिंग्स है इसके पास में ना, तो इस वाले एरिया का नाम हम क्या दे सकते हैं, इसको हम नाम दे देंगे कि ये क्या है, लैरिंगो, लैरिंगो फेरिंग्स। इसका नाम है लैरिंगो फेरिंग्स। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस वाले इस चैम्बर की, जहां से ये ट्रैकिया या बिंड पाइप, ये बिंड पाइप चालू होती है, इस वाले छिद्र की, जहां से कि ये आगे चल करके कहाँ जाएगा, लंग्स में जाकर के खुलेंगे, ये इसमें जाकर के खुलेंगे, बोलिए कहाँ जाकर के खुलेंगे, ये फेफड़े में जाकर के खुलेंगे।
तो इस वाले पार्ट का नाम या इस वाले छिद्र का नाम जो होता है, इसका हम लोग नाम रखते हैं ग्लॉटिस। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है ग्लॉटिस। ये वाले का नाम है, इसका नाम क्या है बोलो? ग्लॉटिस। इसका नाम है ग्लॉटिस। हाँ, और ये जो इसके ऊपर ये ढकना लगा हुआ है, ये ढक्कन, वास्तव में ये ढक्कन ही है। क्या होता है इसका काम? क्या होता है इसका काम? ये होता है, इसका काम ये है कि इधर से अगर खाना ऐसे आया तो ऐसा है कि खाना कहाँ जाना है? खाना तो इसमें जाना है क्योंकि फूड पाइप ये है। और अगर ये ओपन रहेगा तो कभी ऐसा तो हो सकता है कि ये खाना इसमें आकर के चला जाए। तो ये क्या होता है, ये जब खाना इधर से इधर आता है तो ये बंद हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है, आप सभी को पता होगा, इसका नाम होता है इपीग्लॉटिस। क्या नाम है इसका? इपीग्लॉटिस। और ये एक प्रकार का ढक्कन है। इस इपीग्लॉटिस जो होता है, इसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। ऐसा नहीं होता कि हम खाना खा रहे हैं तो इसको बताएं कि भैया बंद हो जाओ, खाना आ रहा है, भैया खुल जाओ, हवा आ रही है तो एयर यहाँ से चली जाए। ऐसा तो होता नहीं है ना। ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ये अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसीलिए कहते हैं जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो शांति से चुपचाप बिना बात किए कुछ सोचे समझे, है ना, खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी दूसरी चीज के बारे में सोच रहेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम जो बिजी हो जाएगा, कई सारी चीजें एक साथ कर रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सब इधर उधर सब व्यस्त हैं। और आप तो इस तरह से कई सारी चीजें हो सकती हैं कि कभी कभी हम लोग को खाते खाते और खाना फंस जाता है, मारना पड़ता है पीछे, कहने अरे फांदा लग गया, क्या हो गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी दिक्कतें हम लोग को आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम इस वाले की बात करें, इसकी, इस ओपनिंग की, जहां से खाना कहाँ चला जाता है? अपने स्टमक में। तो खाना 4 से 5 घंटे रुकता भी है ना, कई सारी चीजें हैं। अब इसका नाम हम लोग कहते हैं, इसका नाम होता है गैलेट। क्या नाम होता है इसका? गैलेट। तो ये है अपना गैलेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, वो स्ट्रक्चर किस चीज का बनाया हुआ है? ये हमने जो बनाया ये फेरिंग्स, और है ना, किसका हमने बनाया है? फेरिंग्स का। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स है क्या? कोई पूछे क्या बताओगे? कॉमन चैम्बर है भैया। क्या कॉमन चैम्बर? किस चीज के लिए कॉमन? एयर और फूड के लिए कॉमन है। जहां से एयर भी जाए। कितने तरह के, कितने भागों में से डिवाइड कर सकते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंग्स के आसपास के एरिया को लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स अभी देखेंगे भी। लैरिंग्स की सारी कार्टिलेज देखनी है अपने को, कौन कौन सी कार्टिलेज है, कितने प्रकार की है, कौन सी पेयर है और कौन सी अनपेयर है, ये भी देखना है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये लैरिंग्स स्ट्रक्चर है, ट्रैकिया के यहाँ पर पास में लगा हुआ है, ट्रैकिया के कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर। अच्छा, ये स्पेशली आपको याद रखना है कि लैरिंग्स या साउंड बॉक्स के लैरिंग्स का ही पार्ट है आपका ये एपिग्लॉटिस, है ना, एपिग्लॉटिस। तो ये यहाँ से इसकी एक स्ट्रक्चर ये ऊपर की तरफ है और इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये ढक्कन की तरह काम करता है, मतलब कि फूड को, है ना, ट्रैक या विंड पाइप में जाने से रोकता है, जिसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम करता है डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? सॉरी, इस ये जहां से ये खाना जाएगा, है ना, पहले इसके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ग्लॉटिस, और ढकने का नाम एपिग्लॉटिस। सेम इसी प्रकार हम क्या कहेंगे कि ये क्या होता है? इसकी ये स्ट्रक्चर है ग्लॉटिस। तो हम सर अब आगे कहाँ से बढ़ेंगे? हम इस वाले से आगे बढ़ोगे, ईसोफेगस से या इस वाले से? अरे सर, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचना पड़ेगा हमें? अब स्टमक की तरफ पहुंचना, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? ईसोफेगस पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या है? हमारी फूड पाइप है। ईसोफेगस के बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं। कोई ग्लैंड ही नहीं है यहाँ पर, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ पर कोई पाचन की ग्रंथियां नहीं होती हैं। कहाँ पर? ईसोफेगस पर। हम इसी को आगे बढ़ाते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, पूरा ये स्ट्रक्चर खत्म करेंगे। इस वाले को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रेस्पिरेशन का पार्ट हो जाएगा, है ना। श्वसन तंत्र वाला, फेफड़े में गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, वो अगले चैप्टर में देखेंगे। तो हमको इसके साथ आगे पढ़ना। जब कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है तो क्या यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पाचन होगा? नहीं होगा, है ना। तो यहाँ हम कहेंगे नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, नो डाइजेशन। जब ग्लैंड ही नहीं है
तो काहे का डाइजेशन? किसी का डाइजेशन नहीं होगा, याद रखना, चाहे प्रोटीन हो चाहे फैट हो, कुछ भी खा लो, चाहे कार्बोहाइड्रेट खा लो, स्टार्च खा लो, किसी भी चीज का डाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं है, नो ग्लैंड नो डाइजेशन, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। इसकी एक खासियत और होती है कि जब हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, ऊतक देखेंगे कौन कौन से हैं, इसके अंदर सिरोसा जो होती है वो अनुपस्थित होती है, सिरोसा अनुपस्थित है, सिरोसा अब्सेंट इन ईसोफेगस, ईसोफेगस में सिरोसा अब्सेंट होती है। सर ये सिरोसा क्या है? लेयर है, कई सारी होती है, म्यूकोसा, सम म्यूकोसा, मस्ट, इसमें से एक और है क्या? सिरोसा। सिरोसा क्या होती है? अनुपस्थित होती है कंप्लीटली, ठीक है। इसके बाद खाना आएगा यहाँ, चलिए देखिए, खाने में यहाँ पर ऐसे जब हम यहाँ पर खाना खाए तो हम अपने पास हमारी बॉडी में कई सारी स्लैबरी ग्लैंड है जो आकर के यहाँ माउथ में ओपन होती है और इसमें सलाइवा को मिक्स किया जाता है। ऐसा खाना जिसमें लार मिल चुका है उसे हम लोग कहते हैं बोलस। तो ये यहाँ पर भोजन बन गया है बोलस, और ये अब सीधे आएगा कहाँ? यहाँ पर स्टमक में। अब देखो स्टमक में यहाँ पर लगी हुई है, ये स्टमक की दीवार है और स्टमक की दीवार पर होती है स्पेशल सेल, और जो सिक्रीट करती है स्पेशल एंजाइम जो कि इसको डाइजेस्ट करवाएंगे, है ना, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं इनको? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो कौन कौन सी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड क्या निकालती हैं? यहाँ से कई सारी चीज निकलती हैं, कुछ जाइमोजन्स निकलते हैं। सर ये जाइमोजन क्या होते हैं? आज तक नहीं पता चल पाया है। जाइमोजन्स वो होते हैं जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। जाइमोजन्स कोई एंजाइम नहीं है, जाइमोजन्स एक ग्रुप है ऐसे एंजाइमों का जो इनएक्टिव होते हैं, जैसे प्रोरेनिन निकला, है ना, तो प्रोरेनिन का एक्टिव फॉर्म क्या होगा? रेनिन होगा। तो कोई ऐसी चीज होगी जो प्रोरेनिन को रेनिन में बदलती है, कुछ लोग को पता है कि HCl है वो बदलता है ना। तो HCl एक कोफैक्टर की तरह कार्य करता है। कोफैक्टर मतलब कल भी जिस दिन चैप्टर स्टार्ट हुआ था बताया था, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव में बदलते हैं। तो यहाँ की इन सेलों को भी याद रखना है कि यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो सेल है ना, उनसे कौन कौन से एंजाइम वगैरह निकलते हैं, क्या निकलते हैं, ये हमको याद रखना पड़ेगा स्पेशली, ठीक है। तो हम अब अगले स्ट्रक्चर, अगले जो वीडियो लाऊंगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। इस स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड है, और इसके बाद आगे जब चलेंगे तो उससे पहले पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी कि उसके अंदर कौन कौन से हैं, है ना। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए काम करिएगा, जब नोट्स तैयार करिएगा तो जो चीजें मैं बोलता हूं उनको बोर्ड में नहीं लिख देता हूं, नहीं लिखी हुई होती हैं, आपको उनको भी नोट कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई ऐसी चीजें हैं जो मैं बोल देता हूं और वही आ जाती हैं, है ना। तो आप जब वीडियो को देखेंगे तो बड़े ही ध्यान से लिखेंगे और एक अच्छी नोट्स तैयार करेंगे, है ना। इसमें वो चीजें भी लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, उनको भी आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो मिलेंगे कल वीडियो में। प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि जब हम रिवीजन करें तो आपके पास क्या रहे, ये ना रहे कि सर हमारे पास तो नोट्स ही नहीं बना था, हम लेट आए थे, ऐसा है ना। तो वीडियो को देखते हुए एक प्रॉपर एक बेस्ट नोट बनाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।